Brought to you by ITIL. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 28 मार्च है आज, और ठीक एक महीने पहले 28 फरवरी की वो सुबह थी जब इजराइल ने तेहरान पर हमला कर इस जंग की शुरुआत की थी, जिसके साथ अमेरिका भी था। एक महीना हो चुका है इस जंग को, लेकिन इस एक महीने के बाद भी ईरान अब भी लड़ाई लड़ रहा है। जंग खत्म नहीं हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन में ये जंग निपट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, ईरान पलटवार करता जा रहा है। अब अगर आप ध्यान से याद करें तो जब 28 फरवरी की सुबह तेहरान में करीब 9, साढ़े 9 बजे इजराइल ने बमबारी की थी एक ऐसी बिल्डिंग पर जहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के टॉप कमांडर, ईरान की टॉप लीडरशिप एक ही छत के नीचे थी। 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। जैसे ही आयतुल्ला खामेनी की मौत की खबर आई, उसके बाद ये हुआ कि अब ईरान का क्या, बिना लीडरशिप के ईरान कैसे चलेगा, अब इस जंग में क्या होगा, अब तो ये जंग खत्म। डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये रिपीट कर चुके हैं कि ईरान की टॉप लीडरशिप को वो ख़त्म कर चुके हैं, सेकंड लीडरशिप को भी ख़त्म कर चुके हैं, थर्ड को भी ख़त्म कर चुके हैं, और अब कोई नया नेता बनने को वहाँ का तैयार ही नहीं है। फिर भी एक महीने से ईरान जंग लड़ रहा है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर, ऐसे तमाम लोगों को भी एक एक कर, वहाँ के जो खुफिया मंत्री हैं उनको भी मार दिया गया। IRGC यानी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के तो कमांडर, चीफ कमांडर, उससे नीचे की पूरी लीडरशिप को ही ख़त्म कर दिया गया। तो एक एक करके ईरान के सारे टॉप लीडरशिप, वहाँ की आर्मी के लोग मारे गए। फिर भी एक महीना हो चुका है और अब भी ईरान जंग लड़ रहा है। तो ऐसा क्यों? किसकी लीडरशिप में ईरान इस वक्त जंग लड़ रहा है? कौन लोग हैं जो ईरानी आर्मी और उसको चला रहे हैं? क्योंकि 1, 2, 3, 4 सभी लीडरशिप खत्म है। और आयतुल्ला खामेनी के बाद 9 मार्च को ईरान का, जिन्हें दूसरा उनके बाद उनके बेटे सुप्रीम लीडर उनको बनाया गया, आयतुल्ला मुस्तफा, 28 फरवरी से लेकर आज तक एक महीना हो गया, मुस्तफा को किसी ने किसी पब्लिक फंक्शन में नहीं देखा। 2 ही बयान आए इस दौरान। एक, आयतुल्ला मुस्तफा जब सुप्रीम लीडर बने कि ईरान हमले जारी रखेगा, अमेरिका से बात नहीं करेगा। दूसरा भी ईद के मौके पर बयान आया, लेकिन ये दोनों बयान रिटन स्टेटमेंट था, न ऑडियो था न वीडियो। तो इसलिए अभी भी ये बात हो रही है कि क्या आयतुल्ला खामेनी के बेटे जो दूसरे सुप्रीम लीडर बने हैं, आयतुल्ला मुस्तफा, वो भी इस हमले में मारे गए, घायल हुए, क्या है सच्चाई पता नहीं, क्योंकि वो सामने नहीं आया। तो सवाल है कि जो सुप्रीम लीडर बने वो भी सीन में नहीं है। टॉप लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है। ईरानी मिलिट्री के ज़्यादातर बड़े बड़े जो जनरल, कमांडर मारे जा चुके हैं। फिर भी ईरान टिका हुआ है। क्यों? क्या वजह है ऐसी जिसकी वजह से ईरान टिका हुआ है? तो इसको समझने के लिए ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अगर एक बार आप समझ गए तो फिर आपको जवाब मिल जाएगा कि ईरान क्यों अब तक जंग में टिका है और आगे भी टिका रह सकता है। बस यूँ समझ लीजिए कि ईरान में एक साथ एक वक्त में एक नहीं बल्कि 88 सुप्रीम लीडर हो सकता है। आप अगर एक को मारेंगे तो 79 बचेंगे, दूसरे को मारेंगे 78 बचेंगे, मतलब 88 से 87, 86, क्योंकि उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है। इसीलिए ईरान में अगर वहाँ की टॉप लीडरशिप को आप ख़त्म भी कर देते हैं तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि कोई रहे न रहे, जंग जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी। क्यों? 1979 में जब शाही परिवार का खात्मा हुआ, ईरान से रज़ा पहलवी की कुर्सी गई और आयतुल्ला खुमैनी जब पहले वहाँ के सुप्रीम लीडर बने, तब ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी तब्दीली की गई। ईरान को एक इस्लामिक कंट्री घोषित किया गया और फिर वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक नया बनाया गया, और वही आज तक चला आ रहा है। अब वो क्या है? ईरान में जो पूरा चुनाव होता है और कैसे लीडरशिप तैयार की जाती है और कैसे
ईरान आज भी जंग लड़ रहा है। एक वहाँ पे होता है जिसमें ईरान में कुल मिलाकर जो चुनाव होते हैं उसमें 2 ऐसे चुनाव होते हैं जिसमें ईरानी अवाम या जनता सीधे हिस्सा लेती है। 2 चुनाव। पहला चुनाव है वहाँ असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ये मान लें कि जो धर्मगुरु हैं या मौलवी हैं शिया समुदाय से, उनको चुनना होता है। और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में कुल 88 सीट्स होती है, 88। ईरान की जनता ईरान के 88 मौलवियों को या धर्मगुरुओं को वोट देके चुनती है। और ये जो 88 लोग होते हैं, 88, इनके चुनाव में लड़ने या खड़े होने का एक पैमाना होता है। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे खड़े हो गए, बल्कि एक और काउंसिल होती है जो पहले ये देखती है कि जो 88 लोग असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के लिए चुनाव में उतरने जा रहे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई क्या है, इनको दीन धर्म की कितनी समझ है, ये उन सारी शर्तों को पूरी करते हैं कि नहीं, इनका कोई ऐसा कैरेक्टर या फिर ऐसी चीज़ तो नहीं है जो समाज के लिए धर्म के हिसाब से गलत है। तो बड़ी सख्ती से इनकी जांच की जाती है। इसके बाद फिर ईरान की जनता 88 धर्म गुरुओं का चुनाव करती है, 88। अब जब ये 88 धर्म गुरुओं का चुनाव हो जाता है तो ये वहाँ की एक समझिए कि सबसे पावरफुल बॉडी हो गई, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। अब इन्हीं 88 लोगों में से किसी एक को सुप्रीम लीडर बनाया जाता है, इन्हीं 88 में से। तो जनता 88 को चुनकर भेजती है, लेकिन अब सुप्रीम लीडर कौन बनेगा ये जनता तय नहीं करेगी। ये इन्हीं 88 में से बाकी के 87 तय करेंगे कि उनके बीच में से सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। 1979 में जब खुमैनी बने थे, उसके बाद 1989 में जब उनकी मौत हुई और फिर आयतुल्ला खामनी को सुप्रीम लीडर बनाया गया, तब उस वक्त कुछ शर्तें थी जो वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। उनमें एक था कि आयतुल्ला होना ज़रूरी है। आयतुल्ला एक खिताब है। आयतुल्ला का मतलब आपको धर्म की ज्ञान, धर्म की जानकारी उस लेवल तक, उसकी पढ़ाई उस लेवल तक हो ताकि आप उसके लिए चुने जा सकें। लेकिन खामनी तब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के भी मेंबर नहीं थे। तब ईरानी संविधान और कानून में बदलाव किया गया क्योंकि वो खुमैनी के बड़े करीबी थे। ईरान इराक वॉर के दौरान उन्होंने बहुत काम किया। जो ईरान की फोर्स, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कहते हैं कि उसको बनाने, उसको बड़ा करने में खामनी का ही हाथ था। तो इसीलिए ऐसे शख्स को अगला सुप्रीम लीडर बनाने के लिए कानून और संविधान में बदलाव किया गया और तब जाकर उन्हें आयतुल्ला का खिताब मिला और फिर वो दूसरे सुप्रीम लीडर बने। तो इन्हीं 88 जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, 88 सदस्यों को जनता चुनती है वोट देकर और उनमें से एक बनता है सुप्रीम लीडर। अब सुप्रीम लीडर बन गए और 88 लोग चुने गए। अब इसके आगे क्या है ईरान की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है। अब इन्हीं 88 लोगों में से और ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के बाद एक और काउंसिल बनाई जाती है, उसका नाम है गार्जियन काउंसिल। कहते हैं कि ईरान में ये सबसे पावरफुल काउंसिल है। इसमें कुल 12 मेंबर होते हैं, 12। 6 मेंबर इसके लिए जाते हैं असेंबली ऑफ एक्सपर्ट से जो 88 चुनकर आए, उनमें से 6 बनेंगे जाएंगे गार्जियन काउंसिल में और 6 ईरान के चीफ जस्टिस जो है वो 6 जजों को अपॉइंट करेंगे। तो गार्जियन काउंसिल में 6 धर्मगुरु होते हैं और 6 जज होते हैं, इनको मिलाकर 12। अब ये क्यों इतने इम्पोर्टेंट और इनका रोल बहुत बड़ा है। जो गार्जियन काउंसिल के 12 मेंबर हैं, 6 जैसा आपको बताया कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में से आते हैं जो 88 चुनकर आते हैं। जो 88 चुनकर आते हैं 88, उनका जो कार्यकाल होता है वो 8 साल का होता है। यानी ईरान में हर 8 साल में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी 88 धर्मगुरु मौलाना का चुनाव होता है, संविधान में लिखा है। हालांकि आखिरी बार शायद अभी 2016 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। तो 8 साल का कार्यकाल होता है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का और इनमें से एक सुप्रीम लीडर बनता है। लेकिन सुप्रीम लीडर का कोई टेन्योर फिक्स नहीं है। जैसे पहले जब थे खुमैनी तो उनकी चूँकि मौत हो गई थी इसलिए वो कुर्सी खाली हुई। उसके बाद जब खामनी आए तो 89 से लेके भी 2026 मतलब कितने साल हो गए, लगभग आप मान कर चलिए कि
37-38 साल से वो थे। तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मेंबर्स के लिए तो टेन्योर है, कार्यकाल 8 साल, चुनाव होगा। लेकिन एक बार सुप्रीम लीडर बन जाने के बाद कोई टेन्योर नहीं है, वो जब तक रह सकते हैं। तो उन्हीं में से अब दूसरा गार्डियन काउंसिल, 12 मेंबर, 6 उसमें से ले गए, 6 जजेस हैं। अब इनका काम क्या है? इनका काम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ईरान में चुनाव होना है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट का चुनाव है, सरकार चलानी है। तो अब ईरान में जो पार्लियामेंट है उसको वहाँ मजलिस कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, पार्लियामेंट। तो लोकसभा का चुनाव होता है। ईरान में जो चुनाव होता है, ईरान की सरकार बनाने के लिए, वो मजलिस और 290 सीटें, 290 सीटों का चुनाव होता है और जो बहुमत से जीतता है उस पार्टी का वहाँ प्रेसिडेंट बनता है। वहाँ प्रेसिडेंट का वैसे ही काम है जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का काम है, लेकिन वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है। तो अब 290 सीट्स जो मजलिस की है वहाँ के लोकसभा की, मान लीजिए, उसका चुनाव होगा। वो चुनाव जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा। जैसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के 88 सीट के लिए चुनाव जनता करती है, मौलानाओं को या मौलवियों को चुनकर, लेकिन गार्जियन काउंसिल का चुनाव जनता नहीं करती। गार्जियन काउंसिल का चुनाव, उसमें कौन होगा? 6 मेंबर, सुप्रीम लीडर की उसमें मर्जी शामिल होती है। और जो जज वहाँ के चीफ जस्टिस हैं, वो 6 जजेस किसको अपॉइंट करेंगे, इसमें भी सुप्रीम लीडर की ही मर्जी होती है। मतलब कुल मिलाकर मोस्ट पावरफुल पर्सन जो ईरान में है, सुप्रीम लीडर। अब इन दोनों का हो गया, अब ईरान में चुनाव कराना है, सरकार बनानी है। तो अब सरकार बनाने के लिए 290 सीटों पर चुनाव होता है। इस चुनाव में सीधे जनता वोट डालती है, लेकिन यहाँ चुनाव लड़ना सबसे टेढ़ी खीर है। इसलिए कानून है वहाँ के 18 साल से ऊपर का कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा ये खुद कैंडिडेट तय नहीं करता, या उसकी पार्टी भी तय नहीं कर सकती। सपोज अपने यहाँ जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, जिसको टिकट मिला वो चुनाव लड़ता है, लेकिन वहाँ नहीं है। वहाँ की जो अगर पार्टियाँ हैं और किसी उम्मीदवार को उन्होंने टिकट दे दिया और कहा तुम मजलिस यानी वहाँ के लोकसभा के लिए आप चुनाव लड़ो, तो खाली वहाँ पर्चा भर देने से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पर्चा भरने के बाद वो चुनाव लड़ने लायक है या नहीं, ये तय करती है गार्जियन काउंसिल, जो 12 मेंबर की पूरी काउंसिल होती है। 6 इसमें धर्मगुरु होते हैं और 6 इसमें जुडिशरी के लोग होते हैं, जजेस। तो जब ईरानी मजलिस के लिए चुनाव होगा तो जितने भी उम्मीदवार होंगे उनकी पूरी कुंडली इन गार्जियन काउंसिल के 12 लोगों के पास आएगी। वो एक एक कैंडिडेट का बायोडाटा देखेंगे। जो धर्मगुरु हैं, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स से आए हैं 6, वो ये देखेंगे कि ये शिया है, धर्म का पालन ठीक से करता है, इसने कभी कोई आधार्मिक काम तो नहीं किया, इसका पूरा जो कैरेक्टर है वो साफ सुथरा है। वो एक एक बारीकी से देखेंगे कि ये आदमी परफेक्ट है और ईरान की संविधान के हिसाब से और ईरानी शिया धर्म के हिसाब से उसके दामन पर कोई दाग नहीं है। तो एक बार क्लीन चिट मिल गई धर्मगुरु की तरफ से तो भी चुनाव लड़ने की गारंटी नहीं है। अब जो 6 जजेस हैं वो अब उसका कुंडली खंगालेंगे कि इस शख्स ने कभी कोई गलत काम तो नहीं किया, इसने कोई रेप तो नहीं किया, इसने कोई मर्डर तो नहीं किया, इसने किसी की ज़मीन जायदाद पैसे तो नहीं हड़पे, मतलब उसका दामन साफ है कि नहीं। तो एक तरफ उसकी धार्मिक सारी चीज़ें, अच्छाइयाँ, और दूसरी तरफ उसकी सामाजिक कि क्राइम कुछ इन्वॉल्व तो नहीं है। ये दोनों चीज़ें जब देखने के बाद ये गार्जियन काउंसिल 6 धर्मगुरु और 6 जजेस जब पाते हैं कि ये आदमी ठीक है, चुनाव लड़ सकता है, तब वो उसके टिकट को ओके करते हैं, तब वो जाता है मैदान में और तब वो चुनाव लड़ता है। और अगर इन दोनों में से किसी को भी लगता है, जजेस या धर्मगुरु के 12 मेंबर्स को, कि नहीं इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसने कोई क्राइम कर रखा है, इसका धार्मिक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, वो कैंसिल कर देंगे। उसकी जगह पर फिर नया कैंडिडेट की पर्ची आएगी, फिर लगेगा हाँ वो शरीफ है, ठीक है, तो अप्रूवल मिलेगा। नहीं, जब तक पर्चियाँ आती रहेंगी। इसके बाद अब चुनाव, हालांकि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप अपने देश में भी देखिए तो चाहे वो पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, एक बड़ी तादाद हमारे यहाँ क्रिमिनल बैकग्राउंड लोगों की है जो पहुँच जाते हैं लोकसभा और विधानसभा में। तो कम से कम वहाँ एक चेक एंड बैलेंस है।
तो खैर अब गार्जियन काउंसिल ने ओके कर दिया, इसके बाद चुनाव हुआ। अब 290 सीटों के लिए चुनाव हुआ, 290 उम्मीदवार जीत कर आ गए मजलिस में, यानी कि वहाँ के पार्लियामेंट में। अब इसके बाद उनमें से जो मेजोरिटी पार्टी है, जिनके पास मेजोरिटी कैंडिडेट है, वो अपना एक प्रेसिडेंट चुनेगा। अब प्रेसिडेंट का भी चुनाव हो गया। अब प्रेसिडेंट का जब चुनाव हो गया तो अब उस प्रेसिडेंट का काम ये है कि ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी से लेकर बाकी ईरान के अंदर डे टू डे जो सरकारी वर्क है वो वहाँ की मजलिस और वहाँ के प्रेसिडेंट देखेंगे डे टू डे। लेकिन असल में ईरान में मोस्ट पावरफुल पर्सन वहाँ का प्रेसिडेंट नहीं होता, बल्कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में चुनकर आने वाले उन 88 मौलानाओं में से जो सुप्रीम लीडर बनता है, सुप्रीम कमांड उसी के हाथ में होता है। ईरान के प्रेसिडेंट, यहाँ तक कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर, ये किसी भी वहाँ के आर्म्ड फोर्स के चीफ नहीं होते, वहाँ के कमांडर इन चीफ नहीं हो सकते। वहाँ की जो आर्मी है उसका कमांडर इन चीफ एक ही शख्स होता है और वो है सुप्रीम लीडर, जो आयतुल्लाह खामेनी थे। तो प्रेसिडेंट तो चुन लिए गए, मजलिस के लोग भी चुन लिए गए, लेकिन ये डे टू डे काम करेंगे कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, पुलिसिंग ठीक है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाकी विदेशों के साथ जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो रिश्ते होते हैं, उन पे अमल करना। लेकिन विदेश नीति में भी आखिरी मर्जी सुप्रीम लीडर की। अगर वहाँ की पार्लियामेंट या मजलिस ने को कानून पास कर दिया तो उस कानून पे आखिरी मुहर लगाएंगे सुप्रीम लीडर। अगर उन्हें लगता है कि ये कानून ठीक नहीं है वो उसको बदल सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ नए कानून की ज़रूरत है वो फरमान जारी कर सकते हैं। तो जितने भी हैं, कहने को वहाँ पार्लियामेंट में बिल पास होगा, कहने को वहाँ प्रेसिडेंट है चुन कर आए हैं, लेकिन असल में हर चीज़ में, विदेश नीति से लेकर घरेलू सारी पॉलिटिक्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सुप्रीम लीडर तय करते हैं। तो सुप्रीम लीडर ही ईरान की ताकत है। अब 88 अगर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं 88, और इन्हीं 88 में से ही कोई नया सुप्रीम लीडर बनेगा, ये वहाँ का है, क्योंकि 88 को जनता ने चुना और 8 साल में चुनाव होना है। तो अब मान लीजिए जो भी हुआ, खामनी की मौत, तो अब 88 में से 87 बचे। इन 87 में से कोई भी वहाँ का सुप्रीम लीडर बनने का दावेदार है। अब जैसे बना दिया गया 9 मार्च को खामनी के बेटे आयतुल्लाह मुस्तफा, अब मान लीजिए उन्हें कुछ हो जाता है तो अभी 86 आयतुल्लाह वहाँ और बचे हुए हैं। उनमें से किसी को बनाते हैं, फिर इजराइल अमेरिका मार देता है तो 85 बचे हुए हैं। तो करते करते ये पूरा सिस्टम ऐसा है। और इन्हीं में से 3 एक और अलग लोगों की कमेटी होती है, जिसमें वहाँ के जुडिशल होते हैं, जिसमें ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के फोर्स के होते हैं, और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, जो इमरजेंसी में अगर सुप्रीम लीडर बीमार हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे, तो वो करेंगे। लेकिन हाँ, वो जो भी फैसला लेंगे उस फैसले पे मुहर लगाने के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के बाकी मौलानाओं की सहमति या मर्जी ज़रूरी है, तो वो उनके पास जाएंगे। वो अगर 60 उसमें से तैयार हो गए तो वो जो भी कर सकते हैं, 3 सदस्यीय मेंबर, उनके पास पावर आ जाता है। लेकिन फिर भी वो पावर के लिए बाकी इनके पास ही जाते हैं। तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स वहाँ की मोस्ट पावरफुल, और उससे भी फिर बड़ी हो गई आपकी जो गार्जियन कमेटी 12 मेंबर की, क्योंकि वही तकदीर तय करती है। तो यही वजह है कि टॉप लीडरशिप के ख़त्म होने के बावजूद 1 महीने से 28 मार्च से आज 28 फरवरी से आज 28 मार्च है, ईरान लगातार डटा हुआ है और जंग जारी है। अब इन सारी चीज़ों के अलावा प्राइम मिनिस्टर को आप हटा दीजिए और सुप्रीम लीडर को सीधे ईरानी रिवोल्यूशनरी जो गार्ड है उसके कमांडर इन चीफ भी सुप्रीम लीडर होते हैं। और इसको बनाने वाले भी वैसे खामने ही थे, उन्हीं के टाइम में ये सब कुछ हुआ था। तो ईरान की इसके अलावा सिर्फ रिवोल्यूशनरी गार्ड वहाँ की नहीं है, इसके अलावा ईरान में अपनी उनकी एक सेना है जिसे ईरान की सेना कहते हैं। इसके अलावा वहाँ पे कुछ थल सेना, नौसेना, वायु सेना, ये सारी भी हैं। और इन सब के जो बॉस होते हैं वो सुप्रीम लीडर है, ना वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ना वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर है, सभी इन्हीं के अंडर में आते हैं। तो यही वजह है
कि सुप्रीम लीडर अगर नहीं भी हैं और ये जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, सारे धर्मगुरु, ये एक तरह से ईरान के हर फैसले में इनकी दखल शामिल है। और इसीलिए बिना टॉप लीडरशिप के, बड़े बड़े ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ के मारे जाने के बावजूद ईरान इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की वजह से अब भी इस मैदान में डटा हुआ है और लगातार लड़ाई लड़ रहा है। तो ये थी आज की कहानी, और आज से आईपीएल भी शुरू हो गया है, तो अब अगले 2 महीने बहुत अच्छे कटेंगे। आप लोग भी अपनी अपनी फेवरेट टीमों के लिए दुआ कीजिए, मैच देखिए और मज़ा आता है। फिर 2 महीने बाद जब ख़त्म होता है तो सूना सूना सा लगता है। तो आज पहला मैच है और इसके बाद मैं भी मैच देखता हूँ, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ रात 9 बजे। वैसे संडे कल आज तक पर रात 11 बजे क्राइम कहानी या विश्रम्स अगर आप सुनना चाहें तो ज़रूर सुनिएगा। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं मंडे रात 9 बजे।